हेलो बच्चों, आज हम करेंगे ग्रामर टॉपिक विराम चिन्ह, जिसे इंग्लिश में पंक्चुएशन बोलते हैं। तो विराम चिन्ह शुरू करने से पहले मुझे यह बताइए कि अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो क्या होगा। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी अनियंत्रित हो जाएगी, नियंत्रण में नहीं रहेगी, अर्थात गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरह से जैसे गाड़ी में ब्रेक ना होने से गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है, वैसे ही भाषा में विराम चिन्ह ब्रेक की तरह है, और भाषा में विराम चिन्ह ना होने से भाषा भी अनियंत्रित हो जाती है। तो जैसे गाड़ी के लिए ब्रेक का होना जरूरी है, वैसे ही भाषा के लिए विराम चिन्हों का होना जरूरी है। तो गाड़ी को रोकने के लिए, उसमें ठहराव के लिए ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह भाषा में ठहराव के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा में स्थान स्थान पर रुकने के लिए विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। विराम चिन्ह क्या है? भाषा के ब्रेक हैं। तो विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है ठहरना अथवा रुकना। विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। ठहरना या रुकना, इसको विराम बोलते हैं। विराम की परिभाषा देखेंगे अब हम। लिखित भाषा में स्थान स्थान पर ठहराव को दर्शाने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। इसी तरह से विराम का जैसे अर्थ है ठहरना, लेकिन जब हम लिखते हैं, कुछ भाषा को लिखते समय लिखित भाषा में उस ठहराव को प्रकट करने के लिए हम कुछ चिन्ह लगा देते हैं। जहां पर कम ठहरना होता है वहां पर अलग चिन्ह लगाते हैं, जहां पर कुछ ज्यादा ठहरना होता है वहां पर अलग चिन्ह लगाते हैं। इस तरह सबके अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो इन्हीं चिन्हों को, ठहराव के इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे देखिए, मैंने दो वाक्य लिखे हुए हैं। दोनों वाक्य बिल्कुल सेम हैं। दोनों वाक्यों में जो शब्द हैं बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं, लेकिन विराम चिन्हों का अंतर है उसमें। मैंने फर्स्ट वाले वाक्य में देखिए विराम चिन्ह कहाँ पर लगाया है? रुको मत जाओ। रुको के बाद मैंने विराम चिन्ह लगाया है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि रुको मत जाओ। तो दूसरे वाक्य में शब्द वही है, लेकिन विराम चिन्ह, मैंने विराम चिन्ह का जो स्थान बदल दिया है। रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। तो इस तरह से विराम चिन्ह का स्थान बदलने से वाक्य के अर्थ में ही परिवर्तन हो गया है। तो इसीलिए बेटा विराम चिन्ह लगाते समय हमेशा सावधानी से काम लेना चाहिए। विराम चिन्ह हमेशा सावधानी से लगाने चाहिए। विराम चिन्ह लगाते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए कि विराम चिन्ह सही स्थान पर लगा हो, नहीं तो भाषा अशुद्ध हो जाती है। तो इसी तरह से आपको विराम का अर्थ, विराम चिन्ह की परिभाषा और इसकी उदाहरण समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, अब हम हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए पूर्ण विराम। सबसे पहले कौन सा है हमारे पास? पूर्ण विराम। इसका साइन देखिए इस तरह से होती है, जैसे स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं हम। यह कहाँ पर लगाया जाता है? जहां पर वाक्य पूरा हो जाता है। कोई भी वाक्य के पूरा होने पर, बात के पूरा होने पर विराम चिन्ह पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ, यहाँ पर हमारी बात खत्म हो गई है, वाक्य खत्म हो गया है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया गया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह। ये देखिए इसका कैसे लगाते हैं इसको, जिसको आप क्वेश्चन मार्क बोलते हो। तुम कौन हो? पीछे क्या लगा दिया हमने? प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। जहां पर कोई प्रश्न पूछा जाता है वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरना होता है। हमें पूर्ण विराम जब लगता है तो ज्यादा देर ठहरते हैं, लेकिन जब अर्धविराम लगता है तो पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं, पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकते हैं वहां पर। इसका देखिए, इसका भी कैसे है साइन, इसका चिन्ह देखिए, पहले ऊपर बिंदु लगाकर नीचे अल्प विराम का चिन्ह बना देते हैं, तो यह बन जाता है अर्धविराम का चिन्ह। जैसे मैंने परिश्रम किया है, मुझे अच्छे अंक मिलेंगे। तो समान अधिकार वाले वाक्यों में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दो वाक्य आपस में अर्धविराम के साथ दो वाक्यों को जोड़ा गया है। मैंने परिश्रम किया है, ये एक वाक्य है, लेकिन यहाँ पर हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तो बात को पूरा करने के लिए पहले हम बीच में अर्धविराम लगाएंगे, फिर अपनी बात को आगे कहेंगे। मुझे अच्छे अंक मिलेंगे। मैंने परिश्रम किया है, मुझे अच्छे अंक मिलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4 अल्प विराम।
अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह देखिए कैसे होता है, जिसे कॉमा बोलते हो आप। ये कहाँ पर लगता है, जहां पर बहुत कम समय के लिए ठहराव होता है, जहां पर हमने थोड़े समय के लिए ठहरना होता है। थोड़े समय के लिए ठहरने के लिए हमें अल्प विराम लगाना पड़ता है। तो अल्प विराम कहाँ पर लगता है, जहां पर बहुत ही कम ठहराव होता है। जैसे उदाहरण देखिए, हाँ तुम जा सकते हो, हाँ के बाद यहाँ पर अल्प विराम लगा हुआ है। कोई भी हाँ वाला वाक्य या नहीं वाला वाक्य, हाँ के बाद अल्प विराम लगाकर हम बाकी अपनी बात को फिर पूरा कर देते हैं। ऐसे ही नहीं, अल्प विराम लगाएंगे, उसके बाद नहीं तुम नहीं जा सकते। तो इस तरह से हाँ या नहीं के बाद, जब हाँ के बाद हम बाकी पूरी बात कहते हैं अपनी, तो हाँ के बाद पहले अल्प विराम लगा देते हैं। इसी तरह नहीं के बाद अल्प विराम लगाकर फिर हम अपनी बात को पूरा करते हैं। ऐसे ही कुछ और एक जैसी वस्तुओं के लिए, जब काफी सारी वस्तुएं हमें दी होती हैं तो उनके बीच में अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे वह बाजार से दाल, चावल, चीनी और आटा लाया। यहाँ पर दाल, चावल, चीनी, तो दाल के बाद अल्प विराम, चावल के बाद अल्प विराम, चीनी और आटा। यहाँ पर चीनी के बाद अल्प विराम नहीं लगाएंगे क्योंकि और लगा हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारे पास योजक चिन्ह। इसका साइन देखिए ऐसे, जैसे स्लीपिंग लाइन होती है इस तरह से छोटी सी लाइन डाली जाती है, तो यह होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कहाँ पर लगता है, योजक चिन्ह एक तो शब्द युग्मों के बीच में लगाया जाता है, जहां पर शब्द युग्म आ जाते हैं, यानी शब्दों के जोड़े, शब्दों के पेयर्स दिए हो हमें, वहां पर शब्द युग्म के साथ, या फिर एक जैसे शब्द आ जाते हैं। एक ही शब्द को दो बार बोला जाता है, दोहराया जाता है। एक ही शब्द जब दोहराया जा रहा है तो वहां पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या फिर समानता को दिखाने के लिए, जहां पर किसी वस्तु की या व्यक्ति की किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ समानता की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, वहां पर क्या लगाते हैं, योजक चिन्ह। जैसे लेन देन, वह लेन देन में खरा है। बार बार, वह बार बार आता है। दूध सी सफेद, वह दूध सी सफेद है। तो इस तरह से ऐसे वाक्यों में शब्द युग्म वाले यानी जोड़े वाले वाक्यों में, पेयर्स वाले वाक्यों में बार बार यानी दो बार लिखे जाने वाले, एक ही जो शब्द को दो बार लिखा जाता है, दोहराया जाता है, दोहराए जाने वाले शब्दों के बीच, और समानता वाले शब्दों में जहां पर समानता दिखाई गई हो। तो समानता दिखाने के लिए भी हम यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दूध सी सफेद, यहाँ पर देखिए लेन, फिर बीच में लेन देन के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, बार बार के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, और दूध सी सफेद, दूध फिर योजक चिन्ह सी, दूध सी सफेद। तो इस तरह से आपने पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्ध विराम, अल्प विराम और योजक चिन्ह कर लिया है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई। तो नेक्स्ट है बेटा विवरण चिन्ह, नंबर 6 विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का देखो, विवरण चिन्ह ऐसे लगाया जाता है, ऐसे हम लगाते हैं इसे। कहाँ पर प्रयोग होता है, किसी चीज का विवरण देने के लिए, किसी बात का विवरण देने के लिए, ब्यौरा देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने किसी मान लो निबंध का विवरण देना है, निबंध के भेदों का वर्णन इस प्रकार है, फिर हम विवरण चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर इस प्रकार है लिख के विवरण चिन्ह लगाएंगे, और इसके बाद हम अपने जो भी है निबंध के बाकी सारी इसके भेदों का वर्णन कर देंगे। भेदों का वर्णन करने से पहले हम इसके लिए ये वाली लाइन लिखेंगे कि निबंध के भेदों का वर्णन इस प्रकार है। इस प्रकार है लिखकर हमने क्या लगा दिया, विवरण चिन्ह। उसके बाद हम उसका सारा वर्णन कर देंगे, सारी बात बाकी की कह देंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है, जहां पर हर्ष, शोक या आश्चर्य के भाव प्रकट होते हैं। हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब गमी, या फिर आश्चर्य मतलब हैरानी का भाव हो जहां पर। तो इसकी उदाहरण देखिए, वाह कितना सुंदर फूल है। वाह के बाद हमने क्या लगाया, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाकर कितना सुंदर फूल है, तो यहाँ पर हैरानी का भाव प्रकट करने के लिए हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। इसी तरह से दुख का भाव प्रकट करने के लिए भी हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हाय मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो हाय के बाद हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह देखिए बिल्कुल योजक चिन्ह के जैसे लगाते हैं, इसको भी योजक चिन्ह जैसे हम लगाते हैं वैसे ही निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। इसको कहाँ पर प्रयोग करते हैं, किसी बातचीत के दौरान, या फिर आप संवाद कर चुके हो
जब आप संवाद करते हो तो संवाद में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब कोई बात कहता है, किसी ने बात कही, तो उसके नाम के बाद यही वाला जो निर्देशक चिन्ह है वह लगा दिया जाता है। जैसे मान लो, देखिए उदाहरण, मोहित, रोहित तुम क्या कर रहे हो। मोहित ने कही है यह बात, तो जिसने कही है उसका नाम लिखा होता है। जैसे आप कोई पाठ पढ़ते हो, आपके पाठ में भी होता है, कोई नाटक दिया होता है या कोई एकांकी दी होती है, तो उसमें क्या होता है, जो भी पात्र दिए होते हैं, पात्र के नाम के साथ पहले एक पात्र का नाम लिखा जाता है, फिर निर्देशक चिन्ह लगाकर वह जो बात कह रहा है उसकी बात लिखी जाती है। जैसे कि आप पाठ में करते हो, मोहित ने कहा, पहले मोहित जो बात कह रहा है, मोहित का नाम लिखकर यहाँ पर फिर हम निर्देशक चिन्ह लगा देंगे। फिर मोहित ने क्या कहा वो सारी बात लिख देंगे। मोहित ने क्या कहा, रोहित तुम क्या कर रहे हो। तो इसी तरह से ही आप संवाद में करते हो। संवाद में आप जब करते हो तो दो पर्सन के बीच में संवाद लिखा जाता है, दो लोगों के बीच में संवाद होता है, तो पहले का नाम लिख के फिर आप क्या डालते हो वहां पर, निर्देशक चिन्ह, फिर उसने जो बात कही वह डाल देते हो। उसके बाद दूसरा पात्र लिखते हो अगली लाइन में, उसका नाम लिख के फिर क्या डाल देते हो, निर्देशक चिन्ह डालकर जो वह बोल रहा है फिर उसकी बात लिखी जाती है। इस तरह से निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लाघव चिन्ह। लाघव लघु शब्द से बना है। लघु मतलब छोटा, लघु का क्या मतलब होता है, छोटा, लघु का अर्थ होता है छोटा। तो जब किसी शब्द को हम पूरा ना लिखकर उसका लघु रूप लिखते हैं, उसको छोटे रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसको संक्षेप रूप में दिखाते हैं, तो यानी कि शॉर्टकट लिखते हैं किसी शब्द को, तो वहां पर लाघव चिन्ह इस तरह से छोटा सा सर्कल बना के इस तरह से लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर वर्ड लिखना हो, हमने कई बार हम डॉक्टर पूरा नहीं लिखते, तो ड को डा डालकर तो यहाँ पीछे लाघव चिन्ह डाल देते हैं, तो यह इसका मतलब होता है डॉक्टर। जैसे एमए लिखते हैं हम, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसका फुल फॉर्म मास्टर ऑफ आर्ट्स है, तो हम एम डालकर साथ में लाघव चिन्ह डाल देते हैं, फिर ए डालकर लाघव चिन्ह डाल देते हैं। तो किसी भी शब्द को छोटे रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लघु रूप में लिखने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जिसको आप इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास बोलते हो। उद्धरण चिन्ह तब प्रयोग किया जाता है जब किसी की कही हुई बात को आगे हम ज्यों का त्यों उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं, किसी और को बताते हैं। तो उस बात में हम बिल्कुल परिवर्तन नहीं करते, जैसे किसी ने कही थी वैसे की वैसे हम आगे उसको बता देते हैं या लिख देते हैं। किसी की कही हुई बात को एज इट इज सेम उसी रूप में लिखना या बोलना, जैसे कि किसी ने कुछ कहा था उसको ज्यों का त्यों आगे बताना। देखिए, उसने पूछा तुम कौन हो। जब हम किसी की कही हुई बात को उसी रूप में वैसे का वैसा लिख देते हैं बिना परिवर्तन के। जैसे कि तुम कौन हो, उसने पूछा, उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि तुम कौन हो, तो वही बात मैंने आगे बता दी जैसे उसने पूछी थी कि तुम कौन हो, तो सेम उसी रूप में लिखा हुआ है, तो उसे हम उद्धरण चिन्ह में लिख देंगे। यह वाक्य को उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे, उद्धरण चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट इसका उद्धरण चिन्ह गहरा उद्धरण चिन्ह भी होता है। ये यहाँ पर जैसे इन्वर्टेड कॉमास है आपके दो लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर इकहरा उद्धरण चिन्ह भी लगाया जाता है कई बार। इकहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ पर लगता है? इकहरा उद्धरण चिन्ह वहां पर लगता है जहां पर किसी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हो, किसी प्रसिद्ध पुस्तक को अलग से दिखाने के लिए वहां पर हम इकहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग करते हैं, या फिर किसी व्यक्ति के, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के उपनाम के साथ, उसके नाम के साथ उपनाम दिया होता है, तो उपनाम को हम इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिख देते हैं। जैसे देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रमुख छायावादी कवि हैं। अब सूर्यकांत त्रिपाठी कवि है, ये निराला इनका उपनाम है, पीछे उपनाम को इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिख दिया हमने। नेक्स्ट है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अब तुलसीदास ने किसकी रचना की? रामचरितमानस, उनकी पुस्तक का नाम था। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस को हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह में डाल दिया। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तो आई होप बच्चों आपको आज का हमारा टॉपिक विराम चिन्ह अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू।